हाथ जोड़ती रही माँ बाप हाथ जोड़ते रहे। हमें एक बार दिखाओ हमारी बच्ची का मुंह, एक बार दिखाओ शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। कोलकाता के डोकाजीआई कर मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 अगस्त की रात करीब 3 बजे एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नाइट शिफ्ट में काम कर रही इस डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर से दिल्ली के निर्भया कांड की भयावह यादें ताज़ा कर दी। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके दावा किया है कि उन्होंने केस सुलझा लिया है, लेकिन सोचिए क्या एक अकेला इंसान इतनी क्रूरता को अंजाम दे सकता है, या इस घटना में और लोग भी शामिल थे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पुलिस और गिरफ्तार किए गए आरोपी के बारे में बात करेंगे और फिर कुछ ऑडियो क्लिप्स पेश करेंगे जो इस ओर इशारा करती हैं कि इस वारदात में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। इस कॉलेज में कई युवा नीट की परीक्षा पास करके अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए आते हैं। इन्हीं में से एक लड़की थी जिसने कड़ी मेहनत करके MBBS की पढ़ाई पूरी की थी। उसके माता पिता का सपना था कि उनकी इकलौती बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और गरीबी से बाहर निकले। लड़की भी इसी सपने को साकार करना चाहती थी और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना चाहती थी। उसके पिता जो कोलकाता से दूर नॉर्थ 24 परगना में रहते थे, स्कूल यूनिफॉर्म बेचकर घर चलाते थे और अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाते थे। उसकी बेटी ने MBBS की पढ़ाई पूरी करके अब RG कर मेडिकल कॉलेज में PG की सेकंड ईयर की स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई कर रही थी। उसके सामने एक उज्जवल करियर था कि सुबह उस परिवार के सारे सपने टूट गए जिस बेटी से उन्होंने 8 अगस्त की रात को बात की थी। उसकी मौत की खबर अगले दिन सुबह मिली। माता पिता रात को बेटी से बात कर सुकून से सो गए थे, लेकिन अगली सुबह इतनी दर्दनाक होगी यह उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर मोमिता देवनाथ पिछले कई दिनों से नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी। उसकी ड्यूटी रात 10 बजे से शुरू होती थी और सुबह होते ही वह घर लौट जाती थी। 8 अगस्त 2004 को भी वह हर रोज की तरह अपने घर से हॉस्पिटल गई। अपने अंड में आए मरीजों को देखने के बाद करीब 2 बजे वह थोड़ा खाली हुई। उस समय हॉस्पिटल में भीड़ कम हो चुकी थी और सन्नाटा खाया हुआ था। मोमिता ने अपने 4 अन्य जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठकर कैंटीन में रात का खाना खाया। खाना खाने के बाद अक्सर मेडिकल स्टाफ थकान मिटाने के लिए सेमिनार हॉल में जाकर आराम करते थे। ये सेमिनार हॉल 4थी मंजिल पर स्थित है, जहां करीब 253 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। हैरानी की बात यह है कि इस बड़े और मशहूर मेडिकल कॉलेज में नाइट शिफ्ट के स्टाफ के आराम करने के लिए कोई अलग रूम नहीं बनाया गया है, जिस वजह से मेडिकल स्टाफ को सेमिनार हॉल का ही सहारा लेना पड़ता है। जब काम के बाद जूनियर डॉक्टर और बाकी स्टाफ थक जाते थे तो वे 4th फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में जाकर थोड़ी देर आराम कर लेते थे। उसी तरह जूनियर डॉक्टर मोमिता देवनाथ भी रात का खाना खाने के बाद अपने साथियों को गुड नाइट कहकर करीब 2:30 बजे सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम करके वह अपनी बाकी की ड्यूटी पूरी कर लेगी, लेकिन उसके सेमिनार हॉल में जाने के बाद सुबह तक उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। रात में उसके साथ काम करने वाले दोस्तों को लगा कि शायद मोमिता अपने घर चली गई है। उन्होंने भी अपनी अपनी ड्यूटी में ध्यान लगाया। रात बीत गई और सुबह हो गई। हॉस्पिटल का माहौल सुबह 8:30 बजे तक पूरी तरह से शांत और सामान्य था, लेकिन जैसे ही एक स्टाफ मेंबर सेमिनार हॉल का दरवाजा खोलता है उसकी चीख निकल जाती है। उसने देखा कि फर्श पर एक गद्दा पड़ा है और उस पर एक लड़की बेहोश पड़ी है। जैसे ही वह और करीब गया उसने देखा कि चारों तरफ खून फैला हुआ है। वह घबराहट में बाहर की ओर भागता है और उसकी चीख सुनकर बाकी स्टाफ के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में हॉस्पिटल के डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर और स्टाफ के लोग वहां इकट्ठा हो गए। जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा उससे सभी की चीखें निकल गई। वहां पर लेडी जूनियर डॉक्टर मोमिता देवनाथ लहूलुहान पड़ी थी। उनके शरीर पर ऊपर के कुछ कपड़े थे, लेकिन नीचे के कपड़े नहीं थे, यानी वह अर्धनग्न अवस्था में थी। उनके शरीर पर चेहरे से लेकर पैरों तक घाव ही घाव थे। दोनों आंखों और चेहरे से खून बह रहा था। मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें कपड़े से ढक दिया। हालांकि ऐसी स्थिति में घायलों को या शव को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर मोमिता वहीं हॉस्पिटल में थी। वहां मौजूद डॉक्टरों को उसी समय समझ आ गया था कि अब उनकी सांसें
थम चुकी है। इसके बाद मौमिता की लाश को मुर्दा घर में ले जाया गया। उनकी पहचान पीजी सेकंड ईयर की स्टूडेंट के रूप में हो चुकी थी, इसलिए उनके घर वालों को भी इस घटना की सूचना दे दी गई। सना मिलते ही उनके घर में मातम छा गया और कुछ देर बाद उनके परिजन भी हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचने पर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के सहायक सुपरिटेंडेंट ने कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने जो बातें बताई उनसे इस पूरे मामले में साजिश की गंध आने लगी। ट्रेनी डॉक्टर की पिता के अनुसार जब वह सुबह अपनी बेटी को देखने गए तो उन्होंने देखा कि उसकी बेटी के चेहरे से खून बह रहा था और उसके चश्मे भी बुरी तरह टूटे हुए थे। जब उन्होंने बेटी की के ऊपर पड़े कपड़े को थोड़ा सा हटाया तो पाया कि उसकी कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन इतनी भयानक स्थिति में भी उसी अस्पताल के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने यह दावा किया कि जूनियर डॉक्टर मौमिता देवनाथ ने आत्महत्या की है। सोचिए, एक लड़की जिसके शरीर पर कपड़े नहीं है, उसका शरीर सिर से लेकर पैर तक जख्मी है और कोई कहता है कि उसने खुद अपनी जान ले ली। जबक ये खबर अस्पताल में फैलते ही वहां के सभी जूनियर डॉक्टरों तक पहुंच गई और जिसने भी उस डॉक्टर की लाश देखी उसने तुरंत समझ लिया कि यह केवल हत्या नहीं बल्कि दरिंदगी भी की गई है। इस घटना के बाद जूनियर डॉक्टरों में गम और गुस्से का माहौल बन गया, क्योंकि ये दरिंदगी एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुई थी। हालांकि स्टूडेंट्स अभी भी अपना गुस्सा काबू में रखे हुए थे। इस बीच शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, क्योंकि यह सब डॉक्टर थे और वह लड़की भी उन्हीं में से एक थी। उन्होंने रिपोर्ट से समझ लिया कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी बेरहमी से अत्याचार हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था, मुंह से भी खून निकल रहा था और प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। उसका पेट बुरी तरह जख्मी था, बायां पैर टूटा हुआ था, गर्दन और दाहिना हाथ भी टूटे हुए थे, उसकी उंगली और होठ जख्मी थे और उसके शरीर पर कई जगह दांतों से काटने के निशान थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शायद इन सबके बाद उसकी गला घूंट कर हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस रिपोर्ट में कुछ बातें स्पष्ट नहीं थी, जैसे ये तो स्पष्ट था कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है, लेकिन ये साफ नहीं था कि ये दरिंदगी उसकी मौत से पहले हुई या बाद में। यानी सवाल यह है कि इस हैवानियत का शिकार वह जिंदा रहते हुए बनी या मरने के बाद। जब ये भयानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टरों के सामने आई तो डॉक्टरों का गुस्सा शर्म पर पहुंच गया। देखते आरजीकर कॉलेज के सभी डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी और काम करना बंद कर दिया। जूनियर डॉक्टरों का कहना था कि अगर सरकारी अस्पताल में भी वे सुरक्षित नहीं है तो फिर कहीं सुरक्षित नहीं रह सकते। इसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और पुलिस पर भी दबाव बढ़ने लगा। शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने इस केस को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब लोगों के गुस्से का स्तर बढ़ गया तो पुलिस को एक स्पेशल टीम गठित करनी पड़ी। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई, जो चीफ मिनिस्टर तक पहुंची और राजनीति भी जुड़ गई। पुलिस ने सबसे पहले उस सेमिनार हॉल से जांच शुरू की जहां ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसलिए पुलिस ने सेमिनार के आसपास लगे कैमरों की जांच की। 2 कैमरे मिले जो सेमिनार हॉल के एंट्री और एग्जिट गेट को कवर कर रहे थे। पुलिस ने रात 3 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इनमें कई लोग नर्स, जूनियर डॉक्टर और अन्य स्टाफ सदस्य सेमिनार हॉल की ओर जाते हुए दिखे। पुलिस ने उस समय सेमिनार हॉल के सामने से गुजरने वाले लोगों को चेक किया। हॉस्पिटल स्टाफ के हेड से पूछा गया कि सीसीटीवी में दिख लोग कौन है। पता चला कि सभी स्टाफ के सदस्य थे, सिवाय एक व्यक्ति के। वह एक सिविल वॉलेंटियर था जिसका नाम संजय रॉय था। संजय रॉय हॉस्पिटल में लोगों की मदद करता था और कोलकाता पुलिस के लिए भी काम करता था। पुलिस ने संजय रॉय के गले पर ध्यान दिया। जब घटना स्थल की जांच की गई थी तो वहां से एक नेक बैंड ब्लूटूथ मिला था जो मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। पहले पुलिस को लगा कि यह ब्लूटूथ डॉक्टर का हो सकता है, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को रात 3:20 बजे सेमिनार हॉल की ओर जाते हुए देखा गया और उसके गले में ब्लूटूथ था, लेकिन जब वह हॉल से बाहर आया तो गले में ब्लूटूथ नहीं था। इसी तरह का ब्लूटूथ डॉक्टर की लाश के पास मिला था, जिससे साफ हो गया कि जो भी ब्लूटूथ का मालिक है वही कातिल भी है। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा के आधार पर चिन्हित किए गए लोगों के फोन को पुलिस ने उस ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता
नहीं मिली। जब संजय रॉय का चेहरा सामने आया तो हॉस्पिटल ने बताया कि वह अक्सर यहाँ आता जाता रहता है। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने तुरंत संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। उस समय संजय नशे में था और पुलिस की पूछताछ के दौरान उसके जवाब और सवाल मेल नहीं खा रहे थे। पुलिस ने देखा कि ब्लूटूथ जो घटना स्थल से मिला था वह संजय के मोबाइल से तुरंत कनेक्ट हो गया। जब संजय का नशा उतरा तो पुलिस ने उसकी पूछताछ की और उसके मोबाइल को चेक किया। जांच से पता चला कि 8 और 9 अगस्त को संजय ने कहां-कहां यात्रा की। पुलिस ने उसका पूरा डाटा खंगालने के बाद खुलासा किया कि जूनियर डॉक्टर का कातिल और बलात्कारी कोई और नहीं बल्कि संजय रॉय है। पुलिस के अनुसार 8 अगस्त की रात संजय हॉस्पिटल में पहुंचा और हॉस्पिटल के पीछे एक सुनसान जगह पर देर रात तक शराब पीता रहा। पुलिस का मानना था कि संजय सीसीटीवी कैमरे में उस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा था जहां सेमिनार हॉल है और लगभग 40 मिनट बाद वहीं से निकलते हुए भी देखा गया। इसका मतलब था कि उस रात जो कुछ भी हुआ वह 0 मिनट के दौरान हुआ था। ब्लूटूथ आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस के पास बड़ा सबूत था क्योंकि वह मकाए वारदात से मिला था। खास बात ये थी कि संजय के गले में सेमिनार की तरफ जाते हुए ब्लूटूथ था लेकिन लौटते समय नहीं था, यानी जब ब्लूटूथ गिरा था तब वह होश में नहीं था। संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल की जांच में केवल पोर्न फिल्में मिली जिससे उसकी मानसिकता का पता चला कि वह शराब के साथ साथ पोर्न फिल्में देखने का भी आदी है। उसे के परिवार के बारे में जानकारी लेने पर पता चला कि उसकी एक मां है जिसे वह नजरअंदाज करता है और एक बहन है जो उसकी बुरी आदतों के कारण उससे संपर्क में नहीं है। संजय ने 4 शादियां की हैं जिनमें से 3 पत्नियां उसकी बुरी आदतों के कारण उसे छोड़कर चली गई और चौथी पत्नी की बीमारी के कारण 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी। कई लोग और रिश्तेदार उसे पुलिस में नौकरी करने वाला मानते थे क्योंकि उसने सबको यही बताया था कि वह पुलिस डिपार्टमेंट में है जबकि वह पुलिस के लिए एक तरह का मुखबिर था। कोलकाता पुलिस ने संजय राय की गिरफ्तारी के बाद ये दावा किया है कि इस केस को सुलझा लिया गया है, लेकिन अब वे ये भी जांच रहे हैं कि क्या संजय इस पूरी घटना में अकेला था। आरजी कर कॉलेज के सभी जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि मौमिता वेदनाथ एक मजबूत और होनहार लड़की थी जबकि संजय राय एक दुबला पतला व्यक्ति है। सबसे बड़ी बात यह है कि संजय उस समय नशे में धुत था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। ये सवाल उठता है कि क्या उसने अकेले ही ट्रेनी डॉक्टर पर काबू पा लिया था। जब पुलिस से पूछा गया कि क्या एक अकेला व्यक्ति उस जूनियर डॉक्टर पर काबू पा सकता था तो पुलिस ने जवाब दिया कि हो सकता है संजय ने सेमिनार के दौरान जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार करने की कोशिश की हो। जब डॉक्टर ने इसका विरोध किया तो संजय ने उसे किसी भारी चीज से मारा जिससे वह बेहोश हो गई। पुलिस का कहना है कि हो सकता है उस समय ही डॉक्टर की मौत हो गई हो और संजय ने उसकी मौत के बाद उसके साथ दरिंदगी की हो। दूसरी थ्योरी यह है कि इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल थे। अगर ऐसा है तो वे लोग कौन हो सकते हैं? क्या वे अस्पताल के स्टाफ थे, डॉक्टर के अपने दोस्त थे, या फिर संजय की तरह के शराबी लोग थे? इन सब सवालों के बीच अचानक सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गई है जिसमें इस घटना के पीछे किसी बड़े राजनीतिक कनेक्शन की बात की गई है। इस ऑडियो क्लिप ने कोलकाता पुलिस और उनकी जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये क्लिप बंगाली में है लेकिन इसका हिंदी ट्रांसलेशन स्क्रीन पर भी उपलब्ध है जिसे आप पढ़कर समझ सकते हैं। ये को मूवमेंट देखल थमे संगीत पासे ने हम हालांकि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता के सरकारी अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी सभी ट्रेनी डॉक्टरों की इंसाफ की मांग क्यों जारी है? आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद डॉक्टरों का गुस्सा शांत क्यों नहीं हो रहा? सीबीआई जांच की मांग क्यों की जा रही है? पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी पुलिस को डेडलाइन क्यों देनी पड़ी? इसके अलावा टीएमएससी के नेता कुणाल घोष ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऑडियो क्लिप जारी कर सनसनी मचा द है। सपे इनका ठीक टिकल बैकग्राउंड फैमिली मेंबर ऊपर ठीक नाम प्रणय राला बचते कलेज थनिल से गेम टले थना। इसडी क्लिप में 2 लोगों की बातचीत है जिसमें ट्रेनी महिला डॉक्टर की जांच पर गंभीर आरोप और सवाल उठाए गए हैं। एक व्यक्ति ने मामले में किसी प्रभावशाली इंटर्न डॉक्टर की बात की है और आरोपी को
बचाने के लिए किसी बड़ी साजिश का इशारा किया है। कुणाल घोष ने इस ऑडियो क्लिप को जांच में शामिल करने की मांग की है। इस ऑडियो क्लिप ने पुलिस की जांच और कार्रवाई पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे कोलकाता और पूरे देश के भावी डॉक्टर्स आज सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस की भूमिका को लेकर डॉक्टरों ने कई सवाल उठाए हैं, खासकर जब बड़े अधिकारियों ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार से कहा कि वे समझौता कर ले। परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने भी मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि पुलिस और ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को भरोसा नहीं रहा। अंततः कोलकाता पुलिस ने 14 अगस्त को केस सीबीआई को सौंप दिया है। अब सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। हालांकि सीबीआई ने कई मामलों की जांच की है, लेकिन इतने जल्दी किसी मामले का खुलासा नहीं हुआ है। देखना होगा कि सीबीआई इस मामले को जल्दी सुलझा पाती है या यह मामला सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह ठंडा पड़ जाएगा। दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपका क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस घटना के बारे में पूरी सच्चाई पता चल सके। मिलते हैं किसी और क्राइम से जुड़ी अगली वीडियो में, तब तक के